हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। आज हम केमिस्ट्री में यूनिट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है यूनिट का? सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक गिलास में वाटर है और एक स्पून हमने शुगर ले ली। ठीक है, तो शुगर को हम वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी शुगर वाटर में। तो क्या होता है कि जो वाटर और शुगर है आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस। ठीक है, अब आप पूछोगे कि होमोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस का मतलब देखो क्या होता है। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमो का मतलब यहाँ क्या होता है? सेम। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? उसमें जो कंपोजिशंस होती हैं एंड प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती हैं थ्रू आउट द मिक्सचर या फिर थ्रू आउट द सॉल्यूशन। दोनों क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी। ठीक है, एक जैसी होंगी। पूरे सॉल्यूशन में कंपोजिशंस भी एक जैसी होंगी, प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसको। पहले हम यहाँ पर कंपोजिशन का मीनिंग देख लेते हैं। केमिस्ट्री में कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, जो भी हमारे पास मिक्सचर में जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कैसी अरेंजमेंट होती है, या फिर उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ एटम्स, रेशो ऑफ एटम्स, उनकी रेशो देखते हैं हम, और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। ये सब किस में आता है? कंपोजिशन में आता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, एक जैसी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक गिलास में मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नमक ले लिया। मैं इस नमक को इसमें ऐसे ऐड करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। देखो यहाँ पर मैंने साल्ट वाटर में ऐड किया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और साल्ट अच्छे से इसमें डिजोल्व भी हो गया। ठीक है, कंप्लीटली मिक्स हो गया इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसकी कंपोजिशन होगी, मतलब यहाँ पर जो ये मिक्सचर है, अगर हम इसको ऊपर से देखें या बीच में से देखें फिर या नीचे से देखें, हर जगह से यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा दिखाई देगा आपको। ये नहीं है कि इसमें साल्ट अलग से दिख रहा है और वाटर अलग से दिख रहा है, ये नहीं है। देखो यहाँ पर साल्ट अलग से तो नहीं दिख रहा क्योंकि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो गया, अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें अलग से नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो कंपोजिशन होगी वो एक जैसी होंगी, यूनिफॉर्म होंगी इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साल्ट अच्छे से इसमें कंप्लीटली मिक्स हो गया है। अगर इसको हम टेस्ट करके देखें तो इसका टेस्ट हर जगह से सेम आएगा, या फिर ऊपर से चेक करो, बीच में से चेक करो या नीचे से चेक करो, हर जगह इसका टेस्ट भी सेम आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है एंड प्रॉपर्टीज हैं यूनिफॉर्म होंगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जिसमें कंपोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास? सॉल्यूशन बन गया है ना। हमने दो चीजें ली, सोल्ट और वाटर, उनको आपस में मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन। और कौन सा? होमोजीनियस। ठीक है, तो हमारे पास यही डेफिनेशन है इसकी। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सोलवेंट।
अ सोलवेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, थोड़ा सा हमने सोल्ट लिया था और एक गिलास में वाटर लिया था, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में हमने क्या लिया था, वाटर लिया था ना। तो यही लिखा है कि जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो यहाँ पर वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, ठीक है। देखो, अ सोलवेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, वहां पर हमने वाटर ज्यादा अमाउंट में लिया था, तो वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, ठीक है। उसके बाद है सोल्यूट। अ सोल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। जो हम लेस अमाउंट में लेते हैं सॉल्यूशन में, जो भी कंपोनेंट हमारे पास लेस अमाउंट में होता है उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। हमने लेस अमाउंट में क्या लिया था, नमक लिया था, ठीक है। तो नमक क्या है हमारे पास, सोल्यूट है, ठीक है। तो लेस अमाउंट वाले को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, सोलवेंट और सोल्यूट। सोलवेंट क्या होता है, लार्जर अमाउंट में होता है, और सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, 1 स्पून शुगर को हम 1 गिलास वाटर में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 कंपोनेंट है, एक ये है और एक ये है। जो हमने कम अमाउंट में लिया है उसको हम सोल्यूट बोलेंगे, और जो हमने ज्यादा अमाउंट में लिया है वो हम उसको सोलवेंट बोलेंगे। वाटर यहाँ पर क्या है, सोलवेंट, शुगर यहाँ पर क्या है, सोल्यूट, ठीक है। देखो यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, A solution containing only one solute dissolved in a solvent is called binary solution। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। बाई मतलब 2, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 2, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे वो हमारा क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली, जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा, 2 कंपोनेंट होंगे उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है साल्ट सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट इन वाटर इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पर ये सोल्यूट है साल्ट और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी से पता चल रहा है आपको, जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे वो हमारे पास टर्नरी सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशंस हैविंग 3 कंपोनेंट्स वर कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशंस। दे हैव आइदर, जिसमें 2 सॉल्वेंट हो सकते हैं, 1 सोल्यूट, या फिर 2 सोल्यूट हो सकते हैं, 1 सॉल्वेंट हो सकता है। टोटल कितने होंगे, 3 होंगे। जैसे एग्जाम्पल, शुगर और साल्ट को अगर हम वाटर में ऐड कर दे तो हमारे पास ये कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, टर्नरी सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ पर 2 सोलवेंट हो सकते हैं, 1 सोल्यूट, या फिर हम बोल सकते हैं 2 सोल्यूट हो सकते हैं, 1 सोलवेंट हो सकता है। उसके बाद क्वाटनरी सॉल्यूशन, क्वाटनरी में टोटल कंपोनेंट कितने होंगे सॉल्यूशन में, 4 कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशंस हैविंग 4 कंपोनेंट्स वर कॉल्ड क्वाटनरी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल है, नींबू पानी आपने पिया है ना, नींबू पानी, उसमें क्या क्या डलता है, साल्ट, शुगर, लेमन जूस एंड वाटर सॉल्यूशन। मतलब साल्ट, शुगर और लेमन जूस को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, क्वाटनरी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। वो सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट क्या होता है, वाटर होता है। मतलब सोलवेंट हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, तो उनको हम एक्वस सॉल्यूशंस बोलेंगे। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर एक्वा मतलब वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस मतलब यहाँ पर वाटर नहीं लेंगे एज अ सोलवेंट, ठीक है। इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन सोलवेंट इज अ सबस्टांस अदर देन वाटर। वाटर के अलावा कुछ और हम सबस्टांस यूज कर सकते हैं एज अ सोलवेंट। यहाँ पर वाटर नहीं होगा, वाटर इज नॉट द सोलवेंट। तो सोलवेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। तो हम ये यूज कर सकते हैं वाटर के अलावा, इनको हम यूज कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट ये होंगे, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम उनको क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं सॉल्यूशंस की, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी एवरीडे लाइफ में। The use of particular solution in everyday life depends upon its composition। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन की, कि इसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में, तो इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल देखो,
फर्स्ट है ब्रास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास किससे मिलके बनता है? कॉपर और जिंक को अगर हम मिक्स करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ब्रास। क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें जो कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? यूनिफॉर्म होती हैं, एक जैसी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जर्मन सिल्वर इज दैट ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल। जर्मन सिल्वर किससे बनता है? कॉपर, जिंक और निकल, इन तीनों से जर्मन सिल्वर बनता है। ब्रोंज इज दैट कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन से ब्रोंज बनता है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इन सबकी क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी और इनका अलग अलग यूज होगा, ठीक है। सेकंड देखो 1 ppm। ppm क्या है यहाँ पर? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लोराइड आयंस 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डीके। मतलब जो हमारे दांत हैं उनको खराब होने से बचाता है 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, ठीक है। अगर 1.5 ppm हो गया, उससे क्या होगा? टीथ टू बिकम कलर्ड। कलर्ड होने शुरू हो जाएंगे टीथ अगर 1.5 ppm हुआ। अगर इससे भी ज्यादा होगी इसकी कंसंट्रेशन, स्टिल हाइयर कंसंट्रेशन कैन बी यूज्ड एज पॉइजन। तो ये पॉइजन का काम करेगी। कौन पॉइजन का काम करेगी? यहाँ पर जो हम फ्लोराइड आयंस ले रहे हैं वाटर में, हमारे लिए ठीक कौन सा है? 1 ppm है। अगर 1.5 होगा तो हमारे दांत में कलर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसकी 1.5 ppm से भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो पॉइजन का काम करेगी। जैसे एग्जाम्पल रैट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड। रैट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम फ्लोराइड, तो रैट्स के लिए पॉइजन का काम करेगी अगर इससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई। तो हाँ, ये हमारे पास ये इसके यूज थे। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का? सॉलिड सॉल्यूशन है या फिर लिक्विड सॉल्यूशन है या फिर गैस सॉल्यूशन? ये किस पे डिपेंड करेगा? सोलवेंट पे डिपेंड करेगा कि सोलवेंट हम कैसा ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हैं या फिर गैस ले रहे हैं या फिर लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास सोलवेंट सॉलिड हुआ सोलवेंट, तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशंस। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूशन भी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस पे डिपेंड करता है? सोलवेंट पर डिपेंड करता है ये। अगर हमारे पास जो सोलवेंट है वो सॉलिड है तो हमारे पास हम इसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन कौन सा है? सॉलिड सॉल्यूशन है। अगर सोलवेंट लिक्विड हुआ तो हमारे पास सॉल्यूशन का क्या नाम होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अगर गैस हुआ सोलवेंट, गैसियस हुई सोलवेंट, क्या हुई? गैसियस, ठीक है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? गैसियस सॉल्यूशन होगा। कौन सा होगा? सॉल्यूशन गैसियस। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है? सोलवेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस को। तो यहाँ पर हम सोलवेंट क्या लेंगे? सॉलिड लेंगे, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस में सोलवेंट सॉलिड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सोलवेंट सॉलिड रहेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं सोल्यूट। अगर हम सॉलिड लें, सोलवेंट भी हमारे पास क्या है? सॉलिड है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की कौन सी टाइप बनेगी? सॉलिड इन सॉलिड। जैसे एग्जाम्पल है एलॉयज, जो धातुएं होती हैं, ब्रास, ठीक है। ये क्या है? एलॉय। ब्रास किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर और जिंक क्या है? दोनों सॉलिड हैं, तो सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, ब्रास। जर्मन सिल्वर ये किससे बनता है? कॉपर, जिंक और टिन से। ये भी क्या है? सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंज कॉपर और टिन से बनता है, ये भी सॉलिड होते हैं। 22 कैरेट गोल्ड, ये इसमें भी क्या होती है? जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो क्या होता है? प्योर होता है, लेकिन ये प्योर नहीं है, उसमें मिक्सिंग की जाती है मेटल की, तो हमारे पास 22 कैरेट गोल्ड बनता है। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? सॉलिड सॉल्यूशंस होता है, ठीक है।
तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, कौन सी टाइप के, सॉलिड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं ये। उसके बाद अगर हम सोल्यूट लिक्विड लें और सॉल्वेंट क्या रहेगा हमारे पास, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं हम, तो सोल्यूट अगर लिक्विड लेंगे, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी टाइप बनेगी, लिक्विड इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल हाइड्रेटेड साल्ट्स एंड एमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अगर हम सोल्यूट, थर्ड देखो, अगर हम सोल्यूट गैस लेंगे, सोलवेंट हमारे पास सॉलिड ही रहेगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी टाइप बनेगी सॉल्यूशन की, गैस इन सॉलिड। जैसे एग्जांपल क्या है, डिजोल्व गैसेस इन मिनरल्स और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, तो ये किसके एग्जांपल हैं, गैस इन सॉलिड के। तो हमारे पास ये तीन टाइप थे सॉल्यूशन के, कौन से सॉल्यूशन के, सॉलिड सॉल्यूशंस के तीन टाइप थे, ठीक है, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस को। लिक्विड सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं, अगर हम सोल्यूट को सॉलिड लेंगे, सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड रहेगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी टाइप बनेगी सॉल्यूशन की, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको करके दिखाया था, साल्ट और शुगर और ग्लूकोज और यूरिया सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड इन लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। सेकंड, अगर सोल्यूट को हम लिक्विड लेंगे, सोलवेंट तो है ही लिक्विड, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी टाइप बनेगी सॉल्यूशन की, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे मिथेनॉल और इथेनॉल इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड क्या है, अगर सोल्यूट को गैस लेंगे, सोल्यूट हम क्या लेंगे, गैस लेंगे, सोलवेंट हमारे पास लिक्विड है, इन दोनों को मिक्स करेंगे, गैस इन लिक्विड, ठीक है, कौन सी टाइप बनेगी, गैस इन लिक्विड। जैसे एग्जांपल एरिएटेड ड्रिंक्स O2 इन वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनमें गैस होती है ना, मिक्स CO2 गैस होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन वाटर में होती है, ठीक है। उसके बाद गैसियस सॉल्यूशंस, गैसियस सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास वो कैसा रहेगा, गैसियस होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सोल्यूट, फर्स्ट देखो इसमें, अगर यहाँ पर सोल्यूट सॉलिड होगा, सॉल्वेंट क्या है, गैस, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये दोनों मिक्स होंगे तो हमारे पास कौन सी टाइप होगी, सॉलिड इन गैस, कौन सी टाइप होगी, सॉलिड इन गैस। यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो क्योंकि जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, तो कौन सी टाइप बनेगी, सॉलिड इन गैस। जैसे एग्जांपल है इसमें आयोडीन वेपर्स इन एयर, एयर में आयोडीन वेपर्स, ठीक है, आयोडीन वेपर्स क्या होंगे, सॉलिड, एयर में गैसेस। जैसे कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड, अगर सोल्यूट हम लिक्विड लें और सॉल्वेंट हमारे पास गैस होगा, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो लिक्विड इन गैस टाइप बनेगी सॉल्यूशन की, कौन सी टाइप बनेगी, लिक्विड इन गैस। जैसे ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम सोल्यूट गैस लेंगे और सॉल्वेंट हमारे पास गैस है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सी टाइप बनेगी सॉल्यूशन की, गैस इन गैस। एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे एयर, एयर में बहुत सारी गैस मिक्स होती है, जैसे O2 प्लस नाइट्रोजन गैस, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन थे, जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में भी हमने तीन डिस्कस किए, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमने डिस्कस किए तीन, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस में भी हमने तीन, गैसेस सॉल्यूशन में भी हमने क्या डिस्कस किए, तीन डिस्कस किए टाइप, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास वेरियस टाइप के सॉल्यूशन थे। अब हम देखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ द सोलवेंट और सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, अमाउंट डिजोल्व है,
अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, वो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस कॉमन वेज। डिफरेंट तरीके हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट देखो क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। जो सोल्यूट की अमाउंट होगी उसको हम ग्राम्स में लेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें प्रेजेंट होगी वो, 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगी। दोबारा देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे, ग्राम पर लीटर। ग्राम क्योंकि जो सोल्यूट है वो ग्राम में है, और पर लीटर कैसे आया, ये 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पर लीटर, ग्राम पर लीटर, और यह बोल सकते हैं ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन का मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, इसको ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। किसमें डिजोल्व है, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व है, इसको नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब बात करेंगे सेकंड, मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर और डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इसके नाम से पता चल रहा है मोलैरिटी मतलब इसमें मोल्स की बात होगी। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कि जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो किस में डिजोल्व है, पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में डिजोल्व है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, अच्छा इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे मोलैरिटी को, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स या फिर डेसीमीटर क्यूब। जो ये नीचे वाला है सेम है जैसे स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले में था ना, नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स था, उसमें भी ऐसी। ऊपर वाला चेंज हो गया, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है मोलैरिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। उसके बाद है थर्ड, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है सॉल्यूशन की, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नोर मतलब यहां पर मोल्स, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, यहां पर हम मोल्स की बात नहीं करेंगे। देखो यहां पर किसकी बात होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट किसमें डिजोल्व होगा, पर लीटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, ठीक है। तो बाकी जो फॉर्मूले में देखो नीचे वाला तो सेम ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। मोलैरिटी में मोल्स थे, यहां पर क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नॉर मतलब यहां पर नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, यहां पर मोल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट वो कैसे निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट मास किसी भी एलिमेंट का, उसके लिए फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है, और ये भी, ये किस में यूज होगा, इसमें ऊपर वाले नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में यूज होगा। अब बात करते हैं कि ये जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो कैसे निकालते हैं। देखो वैलेंसी, देखो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर गेन करता है अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या फिर गेन करता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। जैसे हीलियम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल है, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ऐसे होती है 2 8 8 18 कुछ ऐसे चलती है, ठीक है। तो हीलियम के पास तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये स्टेबल है, ना तो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 होगी,
जैसे लिथियम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां से क्या करेगा, ये अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी में आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू रूल ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये लॉस करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके साथ ये स्टेबल होगा और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। जैसे और बाकी एलिमेंट्स की भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 1। तो यहां से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से ये स्टेबल हो जाएगा, 2 8 हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। तो ऐसे हम और बाकी एलिमेंट्स की वैलेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जो ये फॉर्मूले हैं इसमें यूज होंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड, जो इक्विवेलेंट मास होगा एसिड का वो कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड। मोलिकुलर मास ऑफ एसिड वो तो हम निकाल सकते हैं। अब ये बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, किसी भी एसिड की बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, कोई भी एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसोसिएट होगा तो वो आयंस प्रोड्यूस करेगा। देखो कितने H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे HCl है, वो डिसोसिएट होगा इन एक्वस सॉल्यूशन में, क्या कौन से आयंस होंगे, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर जितने भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे वो उसकी बेसिसिटी होती है। किसी भी एसिड में जितने भी H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं डिसोसिएट होने पर वो उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl में कितने हो रहे हैं, 1 हो रहा है, तो ये इसकी बेसिसिटी है। यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1 है। जैसे H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट होगा तो कौन से आयन देगा, यहाँ पर H पॉजिटिव वाले कितने देगा, 2 देगा, और यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव ये कितने देगा, 1 देगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव कितने हैं, 2, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो एसिड की बेसिसिटी ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे जितनी भी बेसिसिटी आएगी। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ एसिड डिवाइड बाय बेसिसिटी ऑफ द एसिड, ठीक है। उसके बाद है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। अब बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ द बेस, मोलिकुलर मास ऑफ बेस डिवाइड बाय एसिडिटी ऑफ द बेस। अब बेस की एसिडिटी कैसे निकालते हैं, वो ही है, इसमें भी उल्टा हो जाता है। देखो जब कोई भी बेस इन एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है तो वो कितने OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है, वो उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी, ठीक है। जैसे NaOH की बात करते हैं, NaOH, ये यहाँ पर इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसोसिएट होगा तो कौन से आयन प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। यहाँ पर ये कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, OH नेगेटिव वाले 1 कर रहा है, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, यहाँ पर बेस की 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये है, इसमें ये कितने करेगा, Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाले 2 होंगे यहाँ पर। मतलब यहाँ पर OH नेगेटिव वाले कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, इस वाले बेस की कितनी एसिडिटी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो ऐसे हम एसिडिटी निकाल सकते हैं बेस की। तो यहाँ पर इसको पुट कर देंगे एसिडिटी ऑफ द बेस, यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये सब जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं आपको कि जो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड और इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, ये सब किस में यूज होंगे, नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूले में यूज होंगे, ठीक है। उसके बाद
फोर्थ है हमारे पास मोलैलिटी। क्या है फोर्थ हमारे पास? मोलैलिटी। देखो यहां से भी नाम से पता चल रहा है मोलैलिटी की नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी यहां पर भी। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है? मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसमें डिजोल्व होंगे पर? 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट में। जो नीचे वाला होगा ना वो चेंज हो गया हमारे पास फॉर्मूले में। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वही सेम है जैसे मोलैरिटी में था, ठीक है। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में डिजोल्व होंगे अब की बार? 1000 ग्राम्स या 1 किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट में। और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर वही सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जैसे मोलैरिटी में था, नीचे वाला चेंज हो गया, ठीक है। यहां पर क्या आ गया? मास ऑफ सोलवेंट इन केजी और ग्राम्स, 1000 ग्राम्स या फिर 1 केजी, ठीक है। तो ये मोलैलिटी था। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है यहां पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन में कंपोनेंट कौन कौन से बताए थे मैंने? सोलवेंट और सोल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे देखो इफ इन सॉल्यूशन हमारे पास N1 एंड N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके? जो N1 मोल्स हैं वो सोलवेंट के मोल्स हैं और N2 मोल्स हैं वो सोल्यूट के हैं, ठीक है। N1 किसके हैं? सोलवेंट के, और N2 किसके हैं? सोल्यूट के। अब हमने अगर निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का निकालना है इन सॉल्यूशन में, बताया ना मैंने दो कंपोनेंट होते हैं सोलवेंट और सोल्यूट। मान लो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सोलवेंट का निकालना है और वो हमने x1 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम उसी के मोल्स ऊपर आएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर N1 किसके मोल थे? सोलवेंट के, और N2 किसके थे? सोल्यूट के। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मान लो यहां पर सोलवेंट का निकालना है, उसके मोल्स ऊपर आएंगे N1, डिवाइड में क्या आएंगे? दोनों कंपोनेंट के मोल्स आएंगे, सोलवेंट के भी सोल्यूट के भी, उनका सम आएगा, ठीक है। देखो जिसका निकालेंगे वो ऊपर आएंगे N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। यहाँ पर सोलवेंट के निकाल रहे हैं तो इसके मोल्स ऊपर आएंगे, डिवाइड बाय में दोनों के मोल्स होंगे, उनका सम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? x1 इक्वल्स टू N1 प्लस x1 किसके इक्वल होगा? N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का। यही डेफिनेशन है इसकी। देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसके भी निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, टू द मतलब डिवाइड में क्या आएंगे? सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स होंगे नीचे आ जाएंगे उनका सम, ठीक है। तो ये सोलवेंट का था। ऐसे ही अगर हम सोल्यूट का निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा? इसको हमने x2 से डिनोट कर दिया। तो हमने सोल्यूट के मोल्स को किससे डिनोट किया था? N2 लेट करे थे ना। तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल्स ऊपर आएंगे, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, टोटल मोल्स यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। तो N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो ऐसे मोल फ्रैक्शन सोलवेंट का भी निकाल सकते हैं हम, सोल्यूट का भी निकाल सकते हैं अगर हमें मोल्स पता होंगे, ठीक है। उसके बाद जो सम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी के इक्वल होता है। मतलब सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका अगर उनके मोल फ्रैक्शन का सम करें हम तो वो किसके इक्वल होगा? यूनिटी के इक्वल होगा। नोट देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था, मोल्स की बात हुई थी, मास फ्रैक्शन में बस यहाँ पर किसकी बात होगी? मास की बात होगी। वहां पर मोल्स की हुई थी, यहाँ पर मास की बात होगी। देखो
रेशो ऑफ द मास ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन टू द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जिसका भी हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाय में टोटल मास। ठीक है, जैसे इफ एक्स ए एंड एक्स बी डिनोट द मास फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। मान लो हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी। ए का मास फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए, और बी का क्या है, एक्स बी है। ठीक है, अब हमने मास फ्रैक्शन मान लो ए कंपोनेंट का निकालना है, तो हमने जो मास है ए कंपोनेंट का मास हमने डब्ल्यू ए लेट कर लिया और इसका लेट कर लिया डब्ल्यू बी। ठीक है, अब हमने ए कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है, जिसका भी हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे उसके मास को हम ऊपर लिखेंगे। तो ए कंपोनेंट का मास डब्ल्यू ए है, डिवाइड बाय में टोटल मास, ए और बी का टोटल मास आ जाएगा डिवाइड में। अब अगर हमने बी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मास को ऊपर रखेंगे बी वाले को, डब्ल्यू बी डिवाइड बाय में टोटल मास, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, अब यहां पर जैसे मोल फ्रैक्शन में था कि सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो इक्वल टू यूनिटी होता है, यहाँ पर भी क्या है, मास फ्रैक्शन में भी वो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। नोट, यहाँ पर भी जो मास फ्रैक्शन है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स की, पीपीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ये फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के लिए ये यूज होता है पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, या फिर बोल सकते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होती है सोल्यूट की, उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है पीपीएम की, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन 10⁻⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। जो मास ऑफ सोल्यूट है वो किस में प्रेजेंट होगा, 1 मिलियन मतलब 10⁻⁶ पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। और इसको फॉर अ सोल्यूट ए अगर हमने लेट कर लिया तो पीपीएम सोल्यूट की किसके इक्वल होगी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। सोल्यूट का मास ऊपर आएगा क्योंकि हम सोल्यूट की पीपीएम निकाल रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। मतलब यहाँ पर जो सॉलिड है वो क्या है, सोल्यूट, जो कि डिजोल्व है किसमें, लिक्विड में। सोलवेंट क्या है यहाँ पर, लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड में बात करेंगे तो परसेंटेज बाय मास से निकालेंगे हम, जैसे W बाय W। मतलब यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो भी ग्राम में होगा और जो सोलवेंट होगा वो भी ग्राम में होगा। परसेंटेज बाय मास नाम से पता चल रहा है, W बाय W मतलब जो सोल्यूट होगा वो भी ग्राम में होगा और सोलवेंट भी ग्राम में होगा। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यहां से याद रखो परसेंटेज हम 100 से ही निकालते हैं, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। मतलब ये जो चीज है ये कैसे याद रहेगी, परसेंटेज से याद रहेगी कि 100 में से निकालते हैं, तो इससे ये याद रहेगी। जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, 100 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, ये परसेंटेज बाय मास है। जैसे एग्जाम्पल है 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, मतलब हमारे पास क्या है, 10% सोल्यूशन है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का सोल्यूशन है हमारे पास 10%। अब इसका मतलब क्या होता है 10% दिस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 है वो किस में प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में या फिर एक नंबर में ऐसे ही पूछ लें कि 10% सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 का मतलब बताओ। तो क्या होगा इसका मतलब,
10 ग्राम ऑफ Na2CO3 किस में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ये किस में है, वेट बाय वेट, मतलब परसेंटेज बाय मास में है ये सब, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई 100। जैसे जब एग्जाम का रिजल्ट आता है, अगर हमने एक सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जिस भी सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय में जो टोटल हमारे पास रिजल्ट होता है वो लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर हमने निकालना है परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ द कंपोनेंट, जिसकी भी निकालनी है, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये किस में था, परसेंटेज बाय मास था, और किस में था, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड में था। अब हम निकालेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम से निकालेंगे, पीछे हमने बाय मास से निकाला था। तो ये क्या है, W बाय वी, इसको डिनोट करते हैं W बाय वी से। मतलब यहाँ पर जो सोल्यूट होगा वो हम ग्राम में लेंगे और जो वॉल्यूम होगा वो किस में लेंगे, हम सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर में ले लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है, मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है वही है 10% Na2CO3 का मतलब क्या है, किस में पूछ रहे हैं, अब बाय वॉल्यूम से पूछ रहे हैं और W बाय वी, ठीक है। फर्क है इनमें, वो बाय मास था, अब यहाँ पर बाय वॉल्यूम है, ठीक है। और 10% Na2CO3 का मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। बाय मास में क्या था, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन था, यहाँ पर क्या आएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 डिसॉल्व होगा इन 100 सेंटीमीटर क्यूब और 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये पूछ लेते हैं ऐसे, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, W बाय वी का, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं बस फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा यहाँ पर, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम आएगा। यहाँ पर हम W बाय वी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक है। बाय वॉल्यूम में यहाँ पर टोटल वॉल्यूम आएगा और बाय मास की बात करेंगे तो टोटल मास आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इन केस ऑफ लिक्विड डिसॉल्व इन अनदर लिक्विड। दोनों यहाँ पर जो सोल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सोलवेंट है वो भी लिक्विड है। पीछे क्या था, एक जो सोल्यूट था वो क्या था, सॉलिड था, और जो सोलवेंट था वो क्या था, लिक्विड था, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें देखते हैं हम परसेंटेज बाय मास, तो ऐसे ही निकलेगी जैसे हमने पीछे निकाल लिया इसमें। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम थोड़ा अलग है, वो देख लेते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय वी से हम इसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर दोनों ही लिक्विड होंगे तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन, किस में होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। दोबारा देखो, जो वॉल्यूम होगा सोल्यूट का वॉल्यूम होगा इन सेंटीमीटर क्यूब में और किस में प्रेजेंट होगा, वो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी जैसे एग्जाम्पल देखो, आपसे पूछ लिया कि जो 10% सॉल्यूशन है इथेनॉल का इन वाटर में, उसका क्या मतलब है। 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, उसका क्या मतलब है, तो देखो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल किस में प्रेजेंट होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल किस में प्रेजेंट होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में। या फिर हम बोल सकते हैं जो यहाँ पर सोलवेंट है वो कितना है, 90 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि वाटर है। बाकी जो 10 सेंटीमीटर क्यूब है वो क्या है, सोल्यूट है ना, ऐसे बोल सकते हैं।
10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल आर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो पूरा 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना। अगर हम सोल्यूट और सोलवेंट की बात करें, जो सोल्यूट है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब किसमें डिजोल्व है, 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर में डिजोल्व है, ठीक है, क्योंकि 100 में से 10 माइनस करेंगे तो बाकी सोलवेंट ही तो बचेगा। उसके बाद जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि आप कैसे निकाल रहे हो, बाय मास निकाल रहे हो, बाय वॉल्यूम निकाल रहे हो, और जो सोल्यूट और सोलवेंट है वो कैसे हैं, सॉलिड है लिक्विड है, उसके हिसाब से आपने ग्राम या फिर वॉल्यूम में क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं उसके हिसाब से। तो ये आसान है, आपने सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर जो बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो करेंगे, ठीक है।